Hello guys, welcome back in Sogrova Nursing Education. Dear student, today topic is illness and illness behavior. So let's begin start the topic. What do you mean by illness? Illness is a personal state in which the person feel unhealthy or ill. Illness क्या है? एक पर्सनल स्टेट है, एक व्यक्तिगत कंडीशन है और जब पेशेंट को कोई भी डिसीज़ कंडीशन होती है तो उसके पर्सनल सिम्टम्स होते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं वो किसी दूसरे पेशेंट को आ सकते हैं, बट उसमें आ सकते हैं, बट उसके एक दो सिम्टम्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. तो ये क्या है? पर्सनल स्टेट है, व्यक्तिगत एक सिम्टम्स हैं जो पेशेंट अपने सब्जेक्ट डाटा से आपको शो करेगा, अपने फिजिशियन को बताएगा. इन विच द पर्सन फील अनहेल्दी और इल. जब किसी व्यक्ति को कोई डिसीज़ कंडीशन होती है तो वो व्यक्ति अपने आप को अनहेल्दी और इल फील करता है. दूसरा पॉइंट है इलनेस मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू डिसीज़. इलनेस की कंडीशन, इलनेस मीन्स होता है अस्वस्थ होना, अनहेल्दी, अनफिट करना, अनफिट मानना अपने आप को, उसको बोलते हैं इलनेस. ठीक है, तो ये इलनेस है, ये किसी भी डिसीज़ से भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल जिंजिवाइटिस, स्टोमाटाइटिस, पेनक्रियाटिस, या फिर विदाउट डिसीज से भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों जो डायमेंशन है उसमें कहीं एब्सेंसी मिलना तो पेशेंट अपने आप को भी इल या अनहेल्दी या अनफिट फील कर सकता है. तीसरा पॉइंट है इलनेस इज अ स्टेट इन विच द पर्सन फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग इज डैमेज्ड और इम्पेयर्ड कंपेयर्ड विद प्रीवियस एक्सपीरियंस. तो इलनेस इज एक स्टेट, एक कंप्लीट स्टेट है. इसके अंदर आते हैं फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल. अगर इन चारों चीज़ों से वो वेलबींग है तो वो एक फिट व्यक्ति माना जाता है, एक हेल्दी पर्सन माना जाता है. अगर चारों में से किसी एक में भी उसको, किसी भी एक डायमेंशन में भी उसको प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को इल या अनहेल्दी माना जाएगा, चाहे वो उसको कोई डिसीज़ कंडीशन क्यों ना हो या क्यों नहीं हो. ठीक है, अगर डिसीज़ कंडीशन नहीं है उसको तब भी वो अपने आप को इल फील कर रहा है तो इन चारों कंपोनेंट के अंदर आता है. चाहे क्या पता उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, क्या पता उसको इमोशनल प्रॉब्लम हो, क्या पता कोई सोशल प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से वो अपने आप को अनफिट या इल महसूस कर रहा है. तो जब कोई पेशेंट किसी भी तरह की कोई बीमारियां होती हैं तो वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बिहाफ अपने सिम्टम्स को शो करता है या फिर अपनी बातों को आपके सामने रखता है. नेक्स्ट बात करते हैं इलनेस इज नॉट synonymous with disease. Next, what you mean by disease? Disease, an alteration in body function resulting in reduction of capacity or a shortening of the normal life span. डिसीज़ कंडीशन जब किसी व्यक्ति को होती है तो उसकी जो बॉडी फंक्शन है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसकी काम करने की शक्ति स्लो हो जाती है और जो डेली लाइफ स्टाइल स्पेंड कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलता है और उसकी जो फंक्शन है और शॉर्ट टर्म के लिए स्लो हो जाते हैं, तो उसको हम डिसीज़ की कैटेगरी मानते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन कॉज डिसीज़. डिसीज़ प्रोड्यूस करने की कुछ कॉज हो सकते हैं. सबसे पहला कॉज आता है बायोलॉजिकल एजेंट जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. दूसरा है इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट. इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट मतलब होता है बच्चा जन्म से ही अपने माँ बाप से, अपने परिवार से ही डिसीज़ कंडीशन लेके आ रहा है, आनुवंशिक गुण है उसके अंदर, तो वो इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट के बोलते हैं उसको. इसके अंदर आता है क्लेफ्ट प्लेट, जैसे ऊपर का होठ मुड़ा हुआ, कटा हुआ होना, ये इसको बोलते हैं क्लेफ्ट प्लेट. जब बच्चे को कोई ऐसी समस्या है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के साथ साथ जब अपने फ्रेंड सर्कल में जाएगा तो उसकी फ्रेंड्स उसको अनलाइक करेंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिजिकल डायमेंशन एब्सेंट है उसका. तो जब वो ये सारी चीज़ें फील करेगा, नोटिस करेगा, तो उसको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है. ठीक है, तो वो फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी उसका डायमेंशन फील हो रहा है, तो वहाँ पर वो अपने आप को अनहेल्दी या इल फील करेगा. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है डेवलपमेंट डिफेक्ट. डेवलपमेंट डिफेक्ट में आता है इम्परफोरेट एनस. जैसे फॉर एग्जांपल एनल ओपनिंग मिसिंग. इसके अंदर क्या होता है, इसकी एनल ओपनिंग होती है, जो एनस है उसकी ओपनिंग नहीं हो पाती है, मिसिंग होती है, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो बाहर नहीं निकल पाता है. तो ऐसी कंडीशन में भी इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, डिसीज़ कंडीशन में आता है ये. नेक्स्ट 4 पॉइंट
फिजिकल एजेंट के अंदर आता है रेडिएशन हो सकता है, हॉट एंड कोल्ड सब्सटेंस हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेक्नीशियन की बात करें तो ये रेडिएशन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, डेली का काम है उनका, डेली का वर्क है, तो रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो इस रेस के कांटेक्ट में आकर वो अपने आप को स्ट्रेस फील कर सकते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं और हेडेक फील कर सकते हैं। तो वो इलनेस की कैटेगरी में आ रहा है, धीरे धीरे वो क्या है, इलनेस की कैटेगरी में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल एजेंट के अंदर आते हैं। 5 पॉइंट है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में जैसे कोई भी लीड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकती है, तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उसके कांटेक्ट में हम आ रहे हैं तो हम उससे भी इल या फिर अनहेल्दी या कि किसी भी से डिसीज कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, टिश्यू रेस्पॉन्स टू इरिटेशन और इंजरी। मतलब जब किसी पेशेंट को कोई इंजरी हो चुकी है या फिर इरिटेशन हो रहा है तो उसकी जो टिश्यू रेस्पॉन्स है, टिश्यूज हैं वो रेस्पॉन्स करेंगे, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन या फीवर होने के चांस, जैसे सपोज डेट किसी को इन्फ्लामेशन हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं टिश्यू रेस्पॉन्स इरिटेशन हो रहे हैं उसके, है ना, जिसकी वजह से वो पेशेंट अपने आप को अनकम्फर्ट फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है, रेडनेस फील कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो एक इलनेस की कैटेगरी में है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, इमोशनल फिजिकल रिएक्शन टू स्ट्रेस। मतलब अगर कोई किसी चीज़ को लेकर कोई किसी भी बात से परेशान है, जैसे इमोशनल है, वो फिजिकल रिएक्शन है, उसको स्ट्रेस की वजह से उसको स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे टाइम में वो अपने आप को अनफिट महसूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फियर, एंजाइटी है, किसी चीज़ से लंबे समय से कोई भी चीज़ की एंजाइटी है उसको या किसी से डर है, तो वो उस समय क्या होगा, वो अपने आप को प्रेजेंट टाइम में वो अपने आप को अनफिट महसूस करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज ऑफ इलनेस। इलनेस के 5 स्टेज हो सकते हैं। पहला है सिम्टम्स एक्सपीरियंस। सिम्टम एक्सपीरियंस में क्या होता है कि एक्सपीरियंस सम सिम्टम्स, पर्सन बिलीव्स समथिंग इज रॉन्ग, 3 एस्पेक्ट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है या कोई इलनेस की कैटेगरी में जाता है तो उसको अपने आप को बिलीव होने में टाइम लगता है। क्या पता कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ या ये चीज़ मुझे हो सकती है, तो उसको क्या है, अपने सिम्टम्स के बिहाफ पर उसको बिलीव करने में टाइम लगता है। और वो बिलीव कब करेगा, जब उसको फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल ये तीनों एस्पेक्ट कहीं ना कहीं उसको मैं प्रॉब्लम क्रिएट लगता है कि हाँ मुझे फिजिकल में जैसे इंजरी होगी उसको, तो उसको इंजरी हुई है तो वहाँ पर वो अपने सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं असम्पशन ऑफ सिक रोल। इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलनेस, सिक एडवाइस। अब इस कंडीशन में सेकंड स्टेज में क्या है कि वो उसने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे इंजरी हो चुकी है, तो मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट ये भी आ सकते हैं। अगर मैंने टीटी का इंजेक्शन लगवाया तो मुझे टिटनेस भी हो सकती है, या किसी ने डॉग बाइट कर लिया, अगर मैंने इंजेक्शन ले लिया तो मुझे रेबीज़ भी हो सकता है। तो अब वो क्या करेगा, वो पेशेंट सिक एडवाइस आसपास के लोगों से, अपने परिवार में या फिर अपना जो डॉक्टर है उससे वो कंसल्ट करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। अब उसमें पहली पॉइंट में बात किया था हमने, उसको बिलीव कर रहा है। दूसरे में क्या है, उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे बीमारी है, मैं 3 दिन से मुझे बुखार आ रहा है और मुझे दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा है, तो वो एक अच्छी डॉक्टर पे संपर्क करेगा। उसके बाद मेडिकल के कॉन्टैक्ट करेगा और फिर सीक एडवाइस टू प्रोफेशनल फॉर वैलिडेशन ऑफ रियल इलनेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिम्टम्स। अब इसमें क्या होता है कि वो पेशेंट, जो बीमार पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा और अपनी सब्जेक्टिव डाटा के अकॉर्डिंग अपनी डिसीज़ कंडीशन को शो करेगा। ठीक है, अपनी समस्या को बताएगा और डॉक्टर सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा के बिहाफ पर उसको डायग्नोस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में जब डॉक्टर कोई गाइड कर रहा है तो पेशेंट उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उसको काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको ठीक होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। उसके बाद आता है 4 पॉइंट डिपेंडेंट पेशेंट रोल। इसके अंदर पहला पॉइंट आता है द पर्सन बिकम अ क्लाइंट डिपेंडेंट ऑन द हेल्थ प्रोफेशनल फॉर हेल्प।
अब वो पेशेंट जब उसने अपने सेल्फ ट्रीटमेंट लिया, नहीं आराम मिला, जब डॉक्टर के पास जा रहा है तो वहाँ पर अपनी फीस दे रहा है, उसके गाइड के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो डिपेंडेंट हो गया उस डॉक्टर के ऊपर। उसको डॉक्टर के ऊपर भरोसा है कि ये मुझे ठीक करेंगे, तो उसी के बिहाफ चलेगा, डॉक्टर की गाइडलाइन के अंडर में ही चलेगा वो पेशेंट। सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्ट रेफर्स हेल्थ प्रोफेशनल सजेशंस, और जो सजेशंस दे रहे हैं डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट करेगा, रेफ़र करेगा और उसको फॉलो करेगा। तीसरा पॉइंट है बिकम मोर पैसिव और एक्सेप्टिंग, और अपने अच्छे होने के लिए उम्मीद करेगा उस डॉक्टर से। नेक्स्ट 5 पॉइंट आता है रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। अब मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है, ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, गिव्स अप द सिक रोल एंड रिटर्न्स फॉर फॉर्मर्स रोल्स एंड फंक्शन। अब वो धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में आएगा, उसको दवाइयों से आराम मिलेगा, तो वो पेशेंट अपनी पुरानी स्थिति में आता जाएगा, तो उसको रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप को वो फिट और हेल्दी महसूस करेगा। अब बात करें रिस्क फैक्टर ऑफ द डिसीज़। इसके रिस्क फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं। तो उसका पहला है जेनेटिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है एज, तीसरा है एनवायरनमेंट, चौथा है लाइफ स्टाइल। तो पहले बात करते हैं जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फॉर एग्जांपल अ पर्सन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज एट रिस्क इन डेवलपिंग द डिसीज लेटर ऑफ द लाइफ। अब जेनेटिक्स हो सकती है या कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जेनेटिक्स की बात करें तो एक बच्चा अपनी माँ से लेके आ रहा है डायबिटीज मेलाइटस, तो ये भी कि एक जेनेटिक्स फैक्टर है जिसकी वजह से उसको डिसीज कंडीशन हो सकती है, आने वाले टाइम में उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है एज, इंक्रीज एज, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इंक्रीज एज, बढ़ती हुई उम्र बीमारियों को लेके आती है, तो ये क्या है, इंक्रीज एज है। ठीक है, एंड डिक्रीज सब्सटेंसिबिलिटी, रिस्क फॉर हार्ट डिसीज इंक्रीज विद द एज एंड बोथ सेक्स। अब जैसे हार्ट डिसीज़ है वो किसी भी एज को हो सकती है, किसी भी सेक्स को हो सकती है, तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग चलते हैं। तीसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है, द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच अ पर्सन वर्क आर द लिविंग एंड इंक्रीज द लाइकहुड दैट सर्टेन इलनेस विल अकर। 4 पॉइंट लाइफ स्टाइल, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट। लाइफ स्टाइल practice and behaviors can also have positive और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ। और जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे बॉडी के ऊपर, और वहीं लाइफ स्टाइल में चेंजेस है जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज, हैवी मील और जो हाई कैलोरीज है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या करती है, जैसे हार्ट अटैक लेके आना, जैसे हम ज़्यादा चीज़ या कोई फैटी चीज़ खा रहे हैं तो इससे क्या है, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा हो रही है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये बॉडी के अंदर क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। अगर वहीं हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को मेंटेन करेंगे, फिजिकल मेंटेन रखेंगे और विदाउट स्ट्रेस या फियर, तो ऐसी काफ़ी चीज़ों से हम क्या करेंगे, अपने आप को एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़। क्लासिफिकेशन डिसीज़ में 2 तरह के क्लासिफिकेशन होता है। पहला है अकॉर्डिंग टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन और ऑनसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर आता है हेरिडिटी आता है, इसमें ड्यू टू इफेक्ट इन द जीन्स of or other patient with age transmitted to the opposing. नेक्स्ट दूसरा है congenital, तीसरा है मेटाबॉलिक, चौथा है डेफिशिएंसी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोमेटिक, इसमें किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है नियोप्लास्टिक, ड्यू टू एबनॉर्मल एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट दूसरा है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और ऑनसेट। 3 तरह का होता है, एक्यूट इलनेस, क्रॉनिक इलनेस और सब एक्यूट इलनेस। ठीक है, एक्यूट इलनेस में क्या होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, 3 दिन की दवा लेने के बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो गया, या फिर उसको प्रिवेंट करने के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गया, तो ये क्या है, एक्यूट कंडीशन है।
अगर यहाँ पर हम अपने आप को ट्रीट नहीं कर रहे हैं या फिर प्रिवेंट नहीं कर रहे हैं तो वो एक्यूट से क्रॉनिक हो जाएगा, मतलब 6 महीने तक की बीमारी को हम क्रॉनिक बोलते हैं। तीसरा है सब एक्यूट, मतलब एक्यूट और क्रॉनिक के बीच की कंडीशन को हम सब एक्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट, डिसीज में आल्सो डिक्रीज एज, पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है फंक्शनल, तीसरा है ऑक्यूपेशनल, तीसरा है एपिडर्मिक। तो जो डिसीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो अपने किसी भी कामकाज से भी हो सकती है या कोई भी डिक्रीज है किसी भी तरह से हो सकता है। तो पहला है ऑर्गेनिक में, दूसरा है फंक्शनल, तीसरा है ऑक्यूपेशनल और चौथा है एपिडेमिक।